कभी सोचा है कि वो साइंस फिक्शन वाली दुनिया जहां स्पेस में माइनिंग होती है वो सच हो सकती है? वो हकीकत बनने के बहुत करीब है। आज हम बात करने वाले हैं एस्टेरॉयड माइनिंग के बारे में। ये हमारी स्पेस इकोनॉमी का फ्यूचर कैसे बदलने वाला है। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा पत्थर, ठीक है छोटा नहीं, 1-2 किलोमीटर का, लेकिन स्पेस में तैरता हुआ, और उसकी कीमत खरबों डॉलर्स, मतलब ट्रिलियंस। तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया के अगले बिलियनियर्स स्पेस माइनर्स होंगे? यही सवाल है जो आज की पूरी चर्चा को ड्राइव करेगा। ठीक है, स्पेस के बिलियनियर्स की बात तो करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये जो दौलत के पहाड़ हैं, मतलब एस्टेरॉयड्स, ये आखिर हैं क्या, और इनमें ऐसा क्या है कि इनकी कीमत इतनी इतनी ज्यादा है? बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो एस्टेरॉयड्स हमारे सोलर सिस्टम का बचा-कुचा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। मतलब जब सारे प्लैनेट्स बन रहे थे तो जो पत्थर पीछे रह गए वही हैं ये। तो ये मिलते कहाँ हैं? ज्यादातर तो मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट में घूम रहे हैं, किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन हमारे लिए इंटरेस्टिंग है नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो पत्थर हैं जो घूमते घूमते हमारी धरती के ऑर्बिट के पास आ जाते हैं, और बस यही चीज उन्हें माइनिंग के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। पर रुकिए, सारे एस्टेरॉयड एक जैसे नहीं होते। इनके भी टाइप्स हैं। मोटे तौर पर 3 टाइप के होते हैं। पहले हैं सी टाइप। इनमें पानी और कार्बन होता है, मतलब लाइफ और रॉकेट फ्यूल का सोर्स। फिर आते हैं एस टाइप। इनमें सिलिकेट्स होते हैं जो स्पेस में कुछ भी बनाने के काम आ सकते हैं। लेकिन असली जैकपॉट वो है एम टाइप में। ये मेटल से भरे हैं, निकल, लोहा और तो और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुएं। अच्छा, तो ये एम टाइप एस्टेरॉयड्स कितने कीमती हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए एक बहुत ही फेमस एग्जांपल देखते हैं। इसने साइंटिस्ट्स और बिजनेसमैन दोनों के होश उड़ा दिए हैं, और इसका नाम है 16 साइकी। ये एम टाइप एस्टेरॉयड्स का समझ लीजिए पोस्टर चाइल्ड है। तो इसकी कीमत कितनी है? अंदाजा लगाया गया है कि इसमें जो मेटल है उसकी वैल्यू 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा है। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि समझ नहीं आता है ना। तो इसको ऐसे समझिए, ये हमारे पूरी दुनिया की टोटल इकोनॉमी से भी कई कई गुना ज्यादा है। मतलब दिमाग घुमा देने वाला नंबर है ये। लेकिन यहां एक कैच है, एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये जो कीमत है ना, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। सोचिए, अगर इतना सारा कीमती मेटल एक साथ धरती पर आ गया तो क्या होगा? सीधी सी बात है, सप्लाई इतनी बढ़ जाएगी कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। इन मेटल्स की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी। तो ठीक है, मान लिया स्पेस में खरबों डॉलर का खजाना तैर रहा है, पर उसे लाएंगे कैसे? मतलब वहां पहुंचना और फिर माइनिंग करना, ये होगा कैसे? चलिए अब इस कमाल की लेकिन बहुत ही मुश्किल इंजीनियरिंग को समझते हैं। तो देखो, इस पूरे प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पता लगाना, मतलब रोबोटिक मिशन भेजकर सही एस्टेरॉयड को चुनना और ये देखना कि उसमें है क्या। स्टेप 2, लैंडिंग। ये मुश्किल है क्योंकि वहां ग्रेविटी ना के बराबर है, तो आपको सतह से चिपकना पड़ेगा। और फिर स्टेप 3, असली काम, यानी एक्सट्रैक्शन। अब निकालने के भी कई तरीके सोचे जा रहे हैं, जैसे सतह को खुरच सकते हैं, या पानी निकालने के लिए उसे गर्म कर सकते हैं, या फिर मेटल्स को अलग करने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। स्पेस में सबसे कीमती चीज सोना या प्लैटिनम नहीं, बल्कि पानी है। हाँ, पानी। क्यों? क्योंकि पानी को आप तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? रॉकेट फ्यूल। सोचिए, स्पेस में ही एक पेट्रोल पंप। धरती से इतना भारी फ्यूल ले जाने की जरूरत ही नहीं। और बस इसी एक आइडिया ने एक नई स्पेस रेस शुरू कर दी है। तो चलिए देखते हैं कि इस रेस में कौन कौन आगे दौड़ रहा है, कौन इस सपने को सच बनाने में लगा है। इस रेस में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के प्लेयर्स हैं। एक तरफ है नासा, जो अपने साइकी मिशन से साइंटिफिक स्टडी कर रहा है, और दूसरी तरफ है स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अपने रीयूजेबल रॉकेट से स्पेस में जाने का खर्चा कम कर रहे हैं, और ये माइनिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है। लेकिन इतने सारे लोग, इतना सारा पैसा, एक सवाल तो मन में आता ही है कि ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा कमाने की होड़ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में प्रॉफिटेबल होगा? शॉर्ट टर्म में तो इसका जवाब शायद नहीं है, क्योंकि इसमें चैलेंज बहुत बड़े हैं।
जैसे स्पेस में जाने का खर्चा ही बहुत ज़्यादा है, फिर नई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, कानूनी तौर पर वहाँ कौन मालिक होगा ये भी क्लियर नहीं है, मार्केट खराब होने का भी रिस्क है और पैसा डूबने का तो बहुत बड़ा रिस्क है ही। तो मतलब ये एक लंबा गेम है। अगर कानून की बात करें तो अभी जो स्पेस लॉ है उसके हिसाब से कोई भी देश किसी एस्ट्रॉइड पर अपना झंडा नहीं गाड़ सकता, मतलब उस पर कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अमेरिका के 2015 के स्पेस एक्ट जैसे कानून ये जरूर कहते हैं कि अगर कोई कंपनी वहां से कुछ निकालती है तो वो उसकी मालिक हो सकती है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। असली मकसद इन मेटल्स को धरती पर लाना है ही नहीं, असली लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, और वो है स्पेस में ही एक नई इकोनॉमी बनाना, एक स्पेस बेस्ड इकोनॉमी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा फ्यूचर जहां हम स्पेस स्टेशन, मून बेस या फिर मार्स पर कॉलोनी बनाने के लिए सारा सामान धरती से नहीं भेज रहे हैं, बल्कि हम वहीं के मटेरियल यूज कर रहे हैं जो हमें स्पेस से ही मिले हैं। इससे धरती पर हमारा बोझ कम होगा और इंसानों के लिए फैलने का एक नया रास्ता खुलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एस्टेरॉयड माइनिंग का असली फायदा धरती के लिए नहीं है, ये एक स्पेस फेरिंग सिविलाइजेशन बनाने के लिए है। एक ऐसी सभ्यता जो स्पेस में रहती हो, वहीं काम करती हो। ये पूरे गेम को ही बदल देता है। और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, लेकिन अब नजरिया बहुत बड़ा हो गया। हो सकता है कि कल के बिलियनर्स सिलिकॉन वैली से न निकलें, बल्कि एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलें। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, अगर स्पेस में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, मतलब अनलिमिटेड हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि धरती पर चीजों की कमी का दौर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।